Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मिक्चुरेशन एंड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होता है। सो द हेडिंग इज द मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ये काफ़ी हद तक हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम जब नेफ्रॉन को पढ़ते हैं और नेफ्रॉन में जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं, बट वहाँ पे हम कुछ टर्म स्पेसिफाई नहीं करते। तो जो टर्म स्पेसिफाई है हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे कि जब फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होता है तो उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं और नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट, इसके साथ ब्लड वेसल्स कौन सी वहाँ पे इन्वॉल्व है। So here the mechanism which helps in the concentration of the filtrate is counter current mechanism. अब इसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस मैकेनिज्म से घबराते हैं कि ये होता कैसे है। ये बिल्कुल डिटेलिंग हम इसकी कर चुके हैं, बट उसको हमने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे नहीं पढ़ा है और उसी को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सो हियर mammals have ability to produce concentrated urine. जो mammals हैं वो यूरिन जो प्रोड्यूस करते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये बात हम कैसे कह सकते हैं? ये बात हम कह सकते हैं कि अगर हम बोलें कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल और जो यूरिन बनता है उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो अगर प्लाज्मा से कंपेयर करें तो ये 4 टाइम्स ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी शो करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यूरिन बन रहा है वो कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, हाइपरटोनिक नेचर का है, हाइपरटोनिक नेचर का है। The loop of Henle and the vasa recta plays a significant role in this. काउंटर करंट मैकेनिज्म में वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। The flow of filtrate in the two limbs of the Henle's loop is in opposite direction and thus forms a counter current. जब हम लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। तो अगर इसकी बात करें तो इसको हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसको असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जब फिल्ट्रेट आता है तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाता है। तो यहाँ पे दोनों लूप्स में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है वो ऑपोजिट है। उसी तरीके से द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब्स ऑफ द वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वासा रेक्टा है जो लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चलती है, और इस वासा रेक्टा में भी इसके 2 लिम्स हैं। इन दोनों लिम्स में भी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे वासा रेक्टा का ये वाला जो पार्ट है ये असेंडिंग पार्ट है, ये डिसेंडिंग पार्ट है। तो यहाँ पे भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो फ्लो ऑफ ब्लड है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो किस पैटर्न में काम कर रहा है वो? काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लूइड का, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लूइड का फ्लो होना। The proximity between the loop and the Henle's loop and the vasa recta as well as the counter current in them helps in maintaining and increasing osmolarity towards the medullary interstitium. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन ये समझा रही है कि ये मान लीजिए लूप ऑफ हेनले है और ये है वासा रेक्टा। अब इन दोनों के बीच में
क्या प्रेजेंट है? इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए ये दोनों पार्ट्स कौन कौन से, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो ऑस्मोलैरिटी को चेंज करते रहते हैं। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की भी ऑस्मोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है। फ्रॉम 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर इन द मेडुला। अगर ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है तो इससे यहां तक आने में, मतलब कॉर्टेक्स से मेडुला में आने तक ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाती है। कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर एंड मेडुला तक आते आते ये ऑस्मोलैरिटी हो जाती है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अब ये कैसे होता है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे इस मैकेनिज्म के थ्रू। The gradient is mainly caused by NaCl and urea। ये जो ग्रेडियंट है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, जो आयनिक ग्रेडियंट है वो कौन मेंटेन कर रहा है? NaCl एंड यूरिया मेंटेन कर रहा है। NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle। NaCl कहाँ से भाग रहा है? बाहर निकल के ascending limb of loop of Henle से भाग रहा है, which is exchanged with the descending limb of vasa recta। जो चीज ascending limb ने छोड़ दी है वो रिसीव कर ली है vasa recta ने। NaCl is returned to the interstitium। NaCl कहाँ रिटर्न हो गया? इंटरस्टिशियम में, किसके? ascending portion of the वासा रेक्टा। अब इस चीज को समझें, ये सारी चीजें जो हैं मैंने पढ़ दी, बट जब तक इसको हम डायग्रामेटिकली नहीं पढ़ेंगे ये टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसको लाइन डायग्राम से पढ़ेंगे और उसके हिसाब से इसकी डिटेलिंग करेंगे। सो हियर फर्स्टली आई ड्रॉ द लूप ऑफ हेनले। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूं लूप ऑफ हेनले। As we all know that loop of Henle having two parts। loop of Henle में दो parts है। This is the loop of Henle and the two parts are the descending limb of loop of Henle and the ascending limb of loop of Henle। अब ये जो loop of Henle है, पहले इसको समझें कि ये किस तरीके से फिल्ट्रेट पे काम कर रहा है। तो जब फिल्ट्रेट आया था तो इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, जो कि प्लाज्मा के आइसोटोनिक था। कहाँ से आ रहा था फिल्ट्रेट? ये फिल्ट्रेट आ रहा था बोमन्स कैप्सूल से। बोमन्स कैप्सूल से कहाँ आया? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद भी जो ऑस्मोलैरिटी है वो प्लाज्मा के इक्वल रहती है, दैट इज 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अब जो फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले में आया है, ये फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा के बराबर है। अब यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है ये बहुत समझदार है। और समझदार कैसे है? ये समझदार इसलिए है क्योंकि ये वाटर के लिए तो परमिएबल है बट सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। तो ये लगातार वाटर को बाहर निकालता जाएगा, ये वाटर लगातार बाहर निकलता रहेगा। वाटर बाहर निकल रहा है। अब जब वाटर बाहर निकल रहा है तो नेचुरली ऑस्मोलैरिटी भी बदलेगी। ऑस्मोलैरिटी है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अब जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जा रहा है, सॉल्ट नहीं निकल रहा है, केवल वाटर निकल रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी हो गई यहाँ पे 600 मिलीऑस्मोल, देन 900 मिलीऑस्मोल और यहाँ तक आते आते हो गई, बिल्कुल टिप तक आते आते यू जो शेप है वहां तक आते आते 1200 मिलीऑस्मोल हो गई, यानी कि 4 गुना बढ़ गई। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले
इज परमिएबल फॉर वाटर, इसने पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया, बट सॉल्ट को ये बाहर नहीं निकाल रहा है। पानी के निकलने से यहां पे जो फिल्ट्रेट होगा वो फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो जाएगा। दिस इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक जो फिल्ट्रेट है वो अब मूव करेगा, हाइपरटोनिक जो फिल्ट्रेट है वो मूव करेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो ये वाटर निकल रहा है ये कहाँ जा रहा है? ये वाटर इकट्ठा हो रहा है मेड्यूला में, बट मेड्यूला के आसपास जो जगह है उसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। सो दिस इज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का मतलब है इस सेल के आसपास की जो जगह है मेड्यूला में, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में जो स्पेस है वो जगह कहलाती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, क्योंकि ये किडनी के मेडुला रीजन का पार्ट है। और यहां पे हम बोल रहे हैं ये क्या है? कॉर्टेक्स पार्ट। अब यहां से जो फिल्ट्रेट है वो मूव करेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एंटर कर रहा है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले भी बहुत ज्यादा समझदार है। इसने कहा कि मेरे को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, इसने पानी देने से बिल्कुल मना कर दिया। जब इसने वाटर रीएब्जॉर्प्शन यानी कि ये बिल्कुल भी पानी को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसके पास क्या बचा? सॉल्ट। तो ये सॉल्ट को बाहर निकाल के फेंकेगा। ये सॉल्ट को लगातार बाहर निकालता रहेगा एंड किस फॉर्म में सॉल्ट निकलेगा? NaCl। ये लगातार NaCl बाहर निकल रहा है, और जब NaCl बाहर निकल जाएगा तो NaCl के निकलने से यानी कि सॉल्यूट के बाहर निकलने से ऑस्मोलैरिटी फिर चेंज होती जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी बदलेगी। तो कैसे चेंज होगा? यहाँ पे फिर से 900 मिली ऑस्मोल होगा, फिर 600 मिली ऑस्मोल होगा, देन 300 मिली ऑस्मोल। सॉल्यूट जो है बाहर निकलने से ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई? 300 मिली ऑस्मोल। जितनी सॉल्युबिलिटी या जितना हम ऑस्मोलैरिटी बोल रहे हैं अंदर आने वाले फ्लूइड की थी, उतनी ही ऑस्मोलैरिटी बाहर जाने वाले फ्लूइड की है। तो ऑस्मोलैरिटी सेम है, यानी कि जितना फिल्ट्रेट ऑस्मोलैरिटी के साथ आया था उतना ही फिल्ट्रेट उसी ऑस्मोलैरिटी के साथ बाहर निकल रहा है। ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आया। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट होगा वो होगा हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट, डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट। हाइपोटोनिक और डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ऑस्मोलैरिटी चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पे वाटर निकला, इस जगह से सॉल्ट निकला। अब निकली हुई चीज लेगा कौन? तो इस चीज को लेने वाला होगा ब्लड, और ब्लड जो कि लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चलता है, यानी कि जो ब्लड वेसल लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चलती है उस ब्लड वेसल को हम बोल रहे हैं वासा रेक्टा। सो दिस इज वासा रेक्टा। वासा रेक्टा को हम ब्लड वेसल बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी काउंटर करंट जो है वो फ्लो होता है, किसका? ब्लड का। अब इसमें दो पार्ट हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, दिस इज डिसेंडिंग वासा रेक्टा, एंड दिस वन इज ascending vasa recta. This one is ascending vasa recta. अब यहाँ पे हमें ध्यान से एक बात समझनी है कि जो ब्लड वासा रेक्टा में डिसेंडिंग वासा रेक्टा में आ रहा है उस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली
ऑस्मॉल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो नमक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने बाहर फेंका था निकाल के, वो कहाँ पे आ गया था? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ गया था। अब वो वेस्ट तो जाएगा नहीं, उसको पकड़ लेगा वासा रेक्टा। तो यहाँ पे ध्यान हमें क्या रखना है कि जो वासा रेक्टा है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम है कि चीजों को ले लेना, जो किसने निकाली है? जो निकाली है लूप ऑफ हेनले ने। तो यहाँ पे NaCl लगातार वासा रेक्टा में एंटर हो जाएगा और वासा रेक्टा में जैसे जैसे NaCl ऐड होता जाएगा तो वासा रेक्टा में जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो भी बदलती जाएगी। तो यहाँ पे 300 था, 600 होगा, 900 होगा और यहाँ तक आते आते 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाएगा। क्या है ये? ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ से लूप ऑफ हेनले ने उसको लगातार क्या दे दिया? सॉल्ट दे दिया, हाइपरटोनिक हो गया। अब जब ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे हम। ब्लड कभी भी ऐसा नहीं करता, अपनी ऑस्मोलैरिटी लगातार चेंज नहीं करता, ये अपनी ऑस्मोलैरिटी, अपना आयनिक बैलेंस बना के रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे जैसे ब्लड यहाँ पे फ्लो होगा तो यहाँ पे फ्लो होते होते ये असेंडिंग पार्ट में आ जाएगा वासा रेक्टा के, और असेंडिंग पार्ट क्या रिसीव करेगा? वाटर। ये वाटर किसने बाहर निकाला था? ये वाटर निकाला था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने। तो लगातार ये पानी को लेता जाएगा और पानी के आने से ऑस्मोलैरिटी फिर से चेंज हो जाएगी। और कैसे चेंज होगी? जो ऑस्मोलैरिटी वाइज हाइपरटोनिक हो गया था वो धीरे धीरे अपनी ऑस्मोलैरिटी चेंज करेगा। तो यहाँ पे फिर से ऑस्मोलैरिटी 900 से 600 से 300। तो अगर इस बात पे हम ध्यान दें तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ब्लड एंटर हुआ था तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर की ऑस्मोलैरिटी से हुआ था, और जब बाहर निकला तो भी सेम ऑस्मोलैरिटी से निकला। वासा रेक्टा के दो लिम्स और दोनों लिम्स में जो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट, लूप ऑफ हेनले में भी दो लिम्ब, दोनों लिम्स में जो फिल्ट्रेट का फ्लो है वो डिफरेंट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें जो ध्यान रखनी है हमेशा के लिए वो ये है कि जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले लूप ऑफ हेनले ने चीजें बाहर निकाली, ये गई मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, या इसको हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इसको लेने का काम किया ब्लड ने, दैट इज वासा रेक्टा। ब्लड कैपिलरी ने या ब्लड वेसल ने, जिसको हम बोल रहे हैं वासा रेक्टा, वेस्ट नहीं जाने देना है इसलिए तुरंत ले लिया है। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि जो लूप ऑफ हेनले है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है और जो वासा रेक्टा है वो है काउंटर करंट एक्सचेंजर, लगातार एक्सचेंज करती रहती है। और इस तरीके से मेडुलरी इंटरस्टिशियम की भी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। अब इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया भी आ जाता है और यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, जो चीज़ हम एक लाइन में पढ़ के आए हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के अगर चीज़ों को समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बट उसके लिए ये है कि एक लाइन डायग्राम बनाना ज़रूरी है और असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का फंक्शन पता होना ज़रूरी है। सो हियर the gradient mainly caused by NaCl and urea, NaCl बाहर निकला and I told you यूरिया भी बाहर निकल रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया बाहर निकलता है, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle which is exchanged with the descending limb of vasa recta। NaCl निकला, कहाँ गया? वासा रेक्टा में। NaCl is returned to the interstitium, medullary interstitium में आ गया NaCl, कहाँ से? असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। NaCl कहाँ चला गया? ये वासा रेक्टा के असेंडिंग पार्ट में चला गया। तो वो एक्सचेंज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये फिर से एक फ्लो चार्ट है,
ये दिखाई गई है लूप ऑफ हेनले, दिस इज वासा रेक्टा। ये सारी चीज मैं आपको बना के दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई है और ऑस्मोलैरिटी के साथ साथ किस तरीके से ब्लड का पीएच यानी कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी चेंज हुई है। तो ये है वासा रेक्टा, दिस इज वासा रेक्टा। ब्लड जो आ रहा था वो 300 की ऑस्मोलैरिटी से, फिर 400, फिर 600, फिर 900, फिर 1200 ऑस्मोलैरिटी हुई और फिर जब जाता गया ऊपर तो 300 ऑस्मोलैरिटी के साथ गया। यहाँ से ऐसे ऑस्मोलैरिटी क्यों बदली, यहाँ से NaCl दिया गया था इसलिए, और यहाँ से वाटर दिया गया था इसलिए ऑस्मोलैरिटी बदलती चली गई। तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले है उससे जब नमक निकलेगा, पानी निकलेगा, तो ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी चेंज कर देगा। ये एनसीईआरटी का बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से ऑस्मोलैरिटी बदली। तो अगर ध्यान से देखें, ब्लड आया, ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हुआ वो डिफरेंट प्रेशर्स की वजह से हुआ। ब्लड जब फिल्टर हो गया था तो बन गया फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट था उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसके बाद में ये गया पीसीटी में, पीसीटी में भी सेम ऑस्मोलैरिटी। फिर ये नीचे गया लूप ऑफ हेनले में और लूप ऑफ हेनले में ऑस्मोलैरिटी फिर चेंज हो गई। आइसोटोनिक से ये बन गया हाइपरटोनिक, क्योंकि ये जो लूप है दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो वाटर बाहर निकाल रहा है और हाइपरटोनिक कर रहा है फिल्ट्रेट को। असेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब ऑफ हेनले NaCl को बाहर निकाल रहा है और नमक के बाहर निकलने से फिल्ट्रेट बन रहा है हाइपोटोनिक। और जब ये डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग में आया और असेंडिंग से ये DCT में गया तो DCT ने फिर से पानी बाहर निकाल दिया, कलेक्टिंग डक्ट ने भी पानी बाहर निकाल दिया और कलेक्टिंग डक्ट और भी ज्यादा समझदार है, इन्होंने यूरिया भी बाहर निकाल दिया। यूरिया के बाहर निकलने से मेडुलरी इंटरस्टिशियम का आयनिक ग्रेडियंट या बैलेंस बना रहा, ये भी जरूरी है। यूरिया का बाहर निकलना, सारा का सारा यूरिया हम एक्सक्रीट नहीं करते हैं, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आयनिक बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया बाहर निकल गया। ये है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में जो ब्लड आया था वो 300 ऑस्मोलैरिटी से और धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी 1200 होके और फिर ऊपर जाते जाते फिर 300 ऑस्मोलैरिटी वाला जो ब्लड है वो वासा रेक्टा से बाहर निकल गया। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज हुआ है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में, ये हुआ है बॉडी फ्लूइड की, ब्लड की आयनिक बैलेंस या ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए। साथ साथ में लूप ऑफ हेनले में या नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है या जो यूरिन बनेगा उसकी ऑस्मोलैरिटी या फिर उसका पीएच मेंटेन करने के लिए। Similarly, the small amount of urea can enter the thin segment of the ascending limb of the Henle's loop, अभी मैंने ये बात बताई है आपको, which is transported back to the interstitium by कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यूरिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर निकल के मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है और आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है। The above describe the transportation of the substances facilitated by the special arrangement। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले था उसके साथ साथ जो स्पेशल अरेंजमेंट था वासा रेक्टा का, उसकी वजह से हुआ और इसी के कारण, इस अरेंजमेंट के कारण हमने लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का जो अरेंजमेंट है उसको बोला काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि नाम से बहुत डिफिकल्ट और समझने में बहुत ही आसान टॉपिक है। केवल हमें दो लूप बनाने हैं और लूप के हिसाब से वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले को समझना है। तो जब तक आप इसको खुद से नहीं एक बार लिख के करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो जब भी ये वाला टॉपिक स्पेशली आप पढ़ें तो इसको हमेशा जो मैंने आपको लाइन डायग्राम के हिसाब से जो लूप ऑफ हेनले और जो वासा रेक्टा बना के दिखाई थी उसके हिसाब से पढ़े, एक बार में चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म और द हाउ द फिल्ट्रेट गेट कॉन्सेंट्रेटेड
in the nephron. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, दिस मैकेनिज्म प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये ग्रेडियंट मेंटेन करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का. प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट is an easy passage of water from the collecting tubule and thereby concentrating the filtrate. सिंपल सी बात है कि जो फिल्ट्रेट है वो लूप ऑफ हेनले से डीसीटी में जा रहा है, तो हाइपोटोनिक हो चुका था. अब जैसे ही वो डीसीटी में जाएगा, फिर डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, तो और पानी बाहर निकलना पड़ेगा. तो जो यूरिन बनेगा वो 4 टाइम्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू प्लाज्मा. सो ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed. इस बात का क्या मतलब है, जो फिल्ट्रेट बना है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसकी बात की जा रही है कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना था उससे 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है यूरिन जो किडनी के द्वारा बनाया गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म.